गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने कल पढ़ा था नेशनलिज्म इन इंडिया को स्टार्ट कर रखा था। मैंने प्रीवियस 2 लेक्चर्स आप लोगों को दे रखे हैं इस चैप्टर से। अब तीसरा पार्ट हम लोगों को पढ़ना है। तो बेटा दूसरे पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था बेटा जनवरी 1915 में गांधी जी बेटा साउथ अफ्रीका से रिटर्न बैक हुए। और रिटर्न बैक हुए तो उस समय बेटा मैंने बताया था कि उस समय देयर वाज द स्टार्टिंग, मतलब 1914 से टाइम पीरियड उस समय का जो था 1914 से 1918 तक का जो बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट था एट दैट टाइम व्हेन गांधी जी रिटर्न बैक फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ऐसा हम पढ़ रखे हैं। तो जब गांधी जी आए बेटा तो उन्होंने कोई नेशन वाइड मूवमेंट नहीं स्टार्ट किया, बल्कि 3 लोकल मूवमेंट स्टार्ट किए। और जिसमें पहला मूवमेंट बेटा आप लोग क्या पढ़े थे, चंपारण मूवमेंट, और जो कि 1916 में हुआ था। दूसरा मूवमेंट बेटा हमने पढ़ा था खेड़ा मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, और जो कि 1917 में हुआ था। और तीसरा मूवमेंट जो हमें पढ़ना बेटा वो अहमदाबाद मूवमेंट पढ़ना है। अहमदाबाद मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, जो कि 1918 में अकर्ड हुआ था। तो हम ये चंपारण मूवमेंट पढ़ा रखे हैं बेटा कि ये इंडिगो प्लांटेशन को लेकर हुआ था। और कहाँ हुआ था बेटा, बिहार में हुआ था। और किस बात को लेकर के हुआ था, इंडिगो प्लांटेशन। और दूसरा मूवमेंट खेड़ा मूवमेंट के बारे में मैंने बताया था बेटा, ये गुजरात में हुआ था। और किस बात को लेकर के हुआ था बेटा, जो कि पिछले 3 सालों से वहां पर कोई बारिश नहीं हो रही थी। और रिजल्ट क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जबरदस्ती बेटा यहाँ के लोगों से टैक्स वसूलना चाहती थी, लैंड टैक्स कलेक्ट करना चाहती थी, लेकिन कोई बारिश न होने की वजह से लोग अनेबल थे। ये मैं पढ़ा चुका हूँ। आज जो हम लोगों को पढ़ना है बेटा, अहमदाबाद मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। अहमदाबाद मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। तो आज मैं अहमदाबाद मूवमेंट पढ़ना है। क्या था ये चंपारण मूवमेंट, मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था पिछले वीडियोस में। और ये खेड़ा मूवमेंट भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और बताया था कि मैप के एंगल से कितने तीनों इंपॉर्टेंट है मूवमेंट। और तीसरा मूवमेंट आज हमें पढ़ना है अहमदाबाद मूवमेंट। तो बेटा अहमदाबाद मूवमेंट था क्या, पहले हम लोग ये समझते हैं। पहले अहमदाबाद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अहमदाबाद बेटा गुजरात का एक फेमस सिटी प्लस डिस्ट्रिक्ट है, फेमस सिटी है और अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट भी है। तो अहमदाबाद एक फेमस सिटी ऑफ इंडिया है और गुजरात का एक फेमस शहर है। तो अहमदाबाद को बेटा इंडिया का मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। आप थोड़ा मैनचेस्टर के बारे में जान लेते हैं कि मैनचेस्टर क्या है। मैनचेस्टर बेटा इंग्लैंड का एक शहर है जो कि अपने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पूरे दुनिया में फेमस है। ठीक है, जब आप लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन एक चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से कहा जाता था कि वहां से इंग्लैंड से इतना ज्यादा इंडिया कपड़ा इंपोर्ट होने लगा था, इंग्लैंड से बन के कपड़ा आता था कि इंडिया में कहा जाता था इंटायर मैनचेस्टर केम टू इंडिया, हैड कम टू इंडिया। ऐसा पढ़ेंगे हम लोग जब इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर को पढ़ेंगे। तो मैनचेस्टर ही मीन्स हियर फेमस सिटी ऑफ द इंग्लैंड विच इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल मतलब कपड़ों के प्रोडक्शन के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। तो वैसे ही बेटा इंडिया में कपड़े के प्रोडक्शन के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस शहर अहमदाबाद है, जो कि गुजरात का शहर है। इस वजह से अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। अहमदाबाद इज कंसीडर्ड एज मैनचेस्टर ऑफ द इंडिया। तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि मैनचेस्टर क्यों इसे कहा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से इंग्लैंड का शहर पूरी दुनिया में फेमस है फॉर द कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए, वैसे इंडिया का शहर अहमदाबाद फेमस है पूरी दुनिया में इंडिया में स्पेशली फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। इस वजह से बेटा हम अहमदाबाद को और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। अहमदाबाद को हम लोग बेटा मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से बेटा जिस तरीके से अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं, उसी तरीके से कानपुर को नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कहते हैं। कानपुर इज कंसीडर एज ए मैनचेस्टर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, क्योंकि कानपुर में भी बेटा इंडस्ट्री काफी है कपड़ा बनाने की। ठीक है, तीसरी दुनिया की इंडिया की जो कंपनी स्टेब्लिश हुई थी, पहली कंपनी बेटा मैंने बताया था कि 1853 में पहली टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेटा मुंबई में स्टेब्लिश हुई थी, और दूसरी बेटा पूना में स्टेब्लिश हुई थी। तीसरी कंपनी कानपुर में स्टेब्लिश हुई थी। जो कॉटन टेक्सटाइल की तीसरी कंपनी थी वो कानपुर में स्टेब्लिश हुई थी। तो इस वजह से कानपुर भी कॉटन टेक्सटाइल के प्रोडक्शन
प्रोडक्शन करता है, लेकिन उतना नहीं करता हम जितना अहमदाबाद करता है। इस वजह से नॉर्दर्न इंडिया का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, और क्या कहते हैं, और ये कहते हैं अहमदाबाद को पूरे इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछता है तो आप अहमदाबाद को लगाएंगे, और मैनचेस्टर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया पूछता है तो आप कानपुर को लगाएंगे। नॉर्दर्न इंडिया का मैनचेस्टर कानपुर लगाएंगे और टिक करेंगे, और अगर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया पूछता है तो आप लोग बेटा अहमदाबाद को लगाएंगे। और मैनचेस्टर क्या है, ये मैंने बताया कि इंग्लैंड का एक फेमस शहर है जो कि पूरी दुनिया में कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है, कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन के लिए फेमस है। तो इंडिया में अहमदाबाद भी फेमस है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल, दैट्स व्हाई अहमदाबाद इज कंसीडर्ड एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम आपको नॉवेल्स एंड नॉवेल सोसाइटी पढ़ाएंगे, तो उसमें एक नॉवेल्स है थॉमस हार्डी के थ्रू लिखा हुआ हार्ड टाइम्स। और हार्ड टाइम्स बेटा जो नॉवेल्स है वो दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे पॉल्यूशन है ये, तो इससे बेस पर वो तो उसमें जो एक फ्रिक्सियस सिटी यानी इमेजिनरी सिटी, फ्रिक्सियस सिटी मतलब दैट इज नॉट रियल, तो वो फ्रिक्सियस सिटी कॉक टाउन बताया गया। एक्चुअली वो कॉक टाउन की स्टोरी ना होकर के मैनचेस्टर की स्टोरी ही है, लेकिन उसे कॉक टाउन नाम के फ्रिक्सियस शहर के रूप में एक्सप्लेन किया गया। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बेटा कि ये जो कॉक टाउन शहर है ये एक्चुअली मैनचेस्टर के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। तो आज हम पढ़ रहे थे अहमदाबाद मूवमेंट के बारे में। तो अहमदाबाद क्या हुआ, अहमदाबाद तो आप लोगों को समझ में आया कि मैं अहमदाबाद क्या था। तो अहमदाबाद बेटा उस समय भी कॉटन टेक्सटाइल के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, कॉटन टेक्सटाइल के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। और अहमदाबाद में बेटा फायर गया 1918 की बात हम बता रहे हैं बेटा। अहमदाबाद में 1915 से 1910 से हम कह सकते हैं 1910 ये जो टेन्योर की सबसे खतरनाक बीमारी थी बेटा वो क्या थी, प्लेग थी और एक वायरल डिसीज थी। आप लोगों को मैंने जब पढ़ाया था रिंडर पेस्ट, मैंने जब मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, जिन लोगों ने मेरे वीडियो लगातार रूप से देखा होगा उनको बेटा जब मैं मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ा रहा था तो मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था, मैंने एक पार्ट पढ़ाया था, और वो था रिंडर पेस्ट। जब मैं कोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका बता रहा था तो मैंने पढ़ाया था कि किस तरीके से रिंडर पेस्ट, जिसे हम कैटल प्लेग कहते हैं, किस तरीके से उसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन द कोलोनाइजेशन ऑफ द अफ्रीका। ऐसा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, और मुझे लगता है कि आप लोगों को, जिन लोगों ने लगातार वीडियो देखा होगा उनको पता होगा। तो उसमें मैंने ये बताने की कोशिश किया था कि वायरस कितनी खतरनाक डिसीज होती है, और उसका रिजल्ट हम लोगों ने देखा था कि पूरे के पूरे अफ्रीका को यूरोपियन ने रिंडर पेस्ट वायरस के हेल्प से अपने कंट्रोल में कर लिया था। 90% वहां के एनिमल्स मरे थे। तो वैसे बेटा 1918 में क्या हुआ, 1918 में अहमदाबाद में, 1918 के बारे में बात कर रहे हैं, 1918 के बारे में अहमदाबाद में बेटा, अहमदाबाद में क्या फैल गया बेटा, और प्लेग एक बीमारी फैल गई। और प्लेग एक वायरल बीमारी थी, और वायरस की बीमारी कितनी खतरनाक हो सकती है इसका प्रूफ आप लोग खुद हो, आप लोग देख ही रहे हो कि ये वायरस का ही मतलब निगेटिव इम्पैक्ट है कि आज हम वर्चुअल क्लासेस के थ्रू आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वरना क्लास होती है और अपना क्लास होता है, डायरेक्टली इंटरेक्ट हो रहे होते हम लोग और हम हमको डायरेक्ट पढ़ा रहे होते, बट दिस इज द इफेक्ट ऑफ वायरस की आज पूरा इंडिया, पूरा इंटायर वर्ल्ड, नॉट ओनली अबाउट इंडिया, इंटायर वर्ल्ड बेटा इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। और किस लेवल पे फेस कर रहा है इसके प्रूफ आप लोग हैं, और आप लोग भी बताएंगे कि जिस तरीके से प्लेग के पुराने लोग प्लेग को एक्सप्लेन करते थे वैसे आप लोग एक्सप्लेन करेंगे जब बुढ़े हो जाएंगे, और हम भी एकदम बुढ़े हो जाएंगे। तब तुम लोग भी थोड़ा कम बुढ़े हो गए, लेकिन हमसे हमारे कंपेरेटिवली तो हम तो बहुत बुढ़े हो जाएंगे। तब तुम लोग बुढ़े हो जाओगे, तब तुम लोग सुनाओगे जनरेशन को, अरे एक बहुत खतरनाक वायरस आया था जिसने पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया था, ठीक है ना, ऐसे करके तुम बताओगे। तो वह जैसे पुराने लोग प्लेग के बारे में बेटा बताते हैं कि प्लेग एक बहुत खतरनाक बीमारी थी। अब इस बीमारी का मैं तुमको इम्पैक्ट बताऊं बेटा कि जो हमारी पॉपुलेशन काउंटिंग होती है जिसे हम लोग सेंसस कहते हैं बेटा, सेंसस कहते हैं, ये बेटा हर 10 साल में होती है। सेंसस जिसे हिंदी में जनगणना बोलते हैं। यस, हिंदी में इट इज कंसीडर, इट इज नोन एज ए जनगणना, इंग्लिश में उसे सेंसस कहते हैं। नॉर्मली उसका मीनिंग होता है काउंटिंग ऑफ पब्लिक, पॉपुलेशन की काउंटिंग। अब तो उसको और एक्सपेंड करते चले जा रहे हैं रिलीजियस के बेस पे, एजुकेशन के बेस पे, लेकिन मेरे कहने का मतलब बेसिक पर्पज है कि हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी हुई, इस बेस पे पॉपुलेशन की जो काउंटिंग होती है बेटा उसको हम लोग कहते हैं सेंसस। तो वो सेंसस हर साल बेटा हर 10 साल में होती है। तो 1911 से 1921 के बीच बेटा जो सेंसस हुई थी, जिस समय ये दौर पड़ा था, वो दौर
पढ़ा था तो उस समय बेटा इंडिया की पॉपुलेशन बेटा निगेटिव हो गई थी। ग्रोथ रेट निगेटिव मतलब पॉपुलेशन निगेटिव नहीं, ग्रोथ रेट निगेटिव हो गई थी, यानी इंडिया की पॉपुलेशन बेटे घटी थी। ये इंडिया का जब से सेंसस स्टार्ट हुआ 1850 के आसपास से स्टार्ट हुआ, 1850 से ये जब से आज तक का रिकॉर्ड है बेटा कि इंडिया की पॉपुलेशन हमेशा इंक्रीज हुई है हर सेंसस के बाद। लेकिन ये पहला, अब तो कहा जाता है कि जितनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है उतनी इंडिया में 10 साल में पॉपुलेशन बढ़ जाती है। यानी इंडिया ऑस्ट्रेलिया हर साल इंडिया में एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा होता है। हम मजाक में कह रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है हमेशा पॉपुलेशन बेटा बढ़ी है, कभी पॉपुलेशन घटी नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा दौर था 1921 के बीच का कि इंडिया की पॉपुलेशन बेटे घटी थी इस 10 ईयर में, और उस घटने का सबसे बड़ा रीजन था, मेन रीजन था बेटा, वो था प्लेग वायरस। ठीक है, प्लेग वायरस मतलब प्लेग वायरस बेटे जिन गांव में फैलता था, कहा जाता वो गांव खत्म हो जाते थे। और मतलब उस समय की तो पॉपुलेशन बेटा इतनी अवेयर नहीं थी जितनी आज की पॉपुलेशन है। आज की उस समय लॉकडाउन जैसी कोई कंडीशन नहीं होती थी। आज की तो सरकार, हम आप सब लोग मिल करके इस महामारी से, इस कोविड-19 जैसी बीमारी से भी लड़ने में हम लोग सक्सेस हो रहे हैं और 100% सक्सेस हैं। और सब लोगों का कोऑपरेशन रहा तो हम इस वायरस को हरा के मानेंगे, ये श्योर है। ये लोग आप लोग जानते हैं और हम जीत भी रहे हैं लगभग। तो वैसे लेकिन बेटा उस समय की पॉपुलेशन तो इनोसेंस थी ना, उसको इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं था। ये वायरस किससे आया था बेटा, किससे आया था? जो प्लेग वायरस आया था रैट्स के थ्रू आता था। और रैट्स जब मरना स्टार्ट होते तो लोगों के अंदर इतनी जानकारी हो गई थी कि रैट्स के थ्रू आता है, तो अगर किसी गाँव बेटा रैट मरना, 1-2 रैट मर जाते थे तो लोग बेटा गाँव छोड़ करके भग जाते थे। इतना ज़्यादा उस वायरस का भी टेरिबल कंडीशन बनी थी। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये वायरस बेटा अहमदाबाद में फैल गया, अहमदाबाद में फैला। और कब फैला बेटा? 1918 में। 1917-18 में हम कहें कि अहमदाबाद में बेटा प्लेग वायरस फैला। और प्लेग वायरस फैलने का रिजल्ट हम देखते हैं कि क्या हुआ। तो रिजल्ट का बेटा क्या हुआ कि जब वहां पर ये बेटा प्लेग, और इसकी टेरिबिलिटी की मैं कहानी बता दूं और एक आध एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे दूं कि बेटे जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के बारे में अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा होगा, कांग्रेस का फॉर्मेशन 1885 में हुई थी। कांग्रेस का फॉर्मेशन दिसंबर मतलब 28 दिसंबर टू 31 दिसंबर में बेटा कांग्रेस का सेशन चला था। कहाँ चला था? मुंबई के तेजपाल संस्कृत इंटर कॉलेज में 72 मेंबर्स को लेकर के कांग्रेस का सेशन चला था, जिसके जो हेड थे वो कौन थे? WC बनर्जी, जिनका फुल नेम अगर देखा जाए तो मिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी था। तो उनके समय, उनके लीडरशिप में ये कांग्रेस बनी थी। और कांग्रेस को बनाया किसने था? ये जब हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब है ये जो कांग्रेस का सेशन जिसे मुंबई में हेल्ड किया गया था, इस कांग्रेस के सेशन को बेटा पूना में होना था। कहां पर ऑर्गेनाइज होना था? पूना में ड्यू किया गया था। लेकिन बेटा पूना में नहीं हुआ। जानते हो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पूना में प्लेग फैल गया और ये भी एक कम्युनिकेबल डिसीज थी। मोस्ट ऑफ वायरस जो होती है ये बेटा कम्युनिकेबल डिसीज होती है, तो ये भी एक कम्युनिकेबल डिसीज थी और मतलब प्लेग। तो इस वजह से वहां पर लीडर्स ने, कांग्रेस के मेंबर्स ने जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम पूना नहीं जाएंगे क्योंकि पूना में प्लेग फैला हुआ है। तो समझ लो बेटा इसकी टेरिबिलिटी ऐसी ही थी जो आज की दुनिया में हम देख रहे हैं कोविड-19 के, कि लोग डर के मारे एक्सप्लेन करने की हमको जरूरत नहीं है। आप इस बीमारी को अच्छे से देख रहे हो, इसका इफेक्ट और इसका असर पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है क्या है। तो बेसिक मैं आप लोगों को समझा रहा था बच्चों। तो जब ये प्लेग बीमारी फैल गई, कहां पर बेटा फैल गई? पूना में फैल गई, वो अहमदाबाद में फैल गई। कब फैली? 1918 में बेटा ये प्लेग फैल गया पूना में, और सॉरी अहमदाबाद में। कहां पर फैला बेटा? अहमदाबाद में बेटा ये प्लेग की बीमारी फैल गई। और जब बेटा प्लेग की बीमारी फैली तो वहां पर जो कॉटन मिल पर, कॉटन इंडस्ट्रीज में, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स थे बेटे, उन लोगों ने सरकार से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से या इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से उन्होंने डिमांड किया कि हमारी पेमेंट को बढ़ाया जाए, क्योंकि जो पेमेंट हमको दी जा रही है इस पेमेंट से तो हम मुश्किल से रोजी रोटी की व्यवस्था कर पाते हैं, मुश्किल से अपनी जीने की व्यवस्था कर पाते हैं। लेकिन आज का जो टाइम आ गया है कि प्लेग वायरस फैला हुआ है, इस बीमारी से लड़ने के लिए हमको, अपनी फैमिली को बचाने के लिए हमको पैसों की जरूरत है। इस वजह से पेमेंट को इंक्रीज किया जाए, इंक्रीमेंट दिया जाए, पेमेंट को बढ़ाया जाए। बेटे ये डिमांड स्टार्ट हुई कहां पर बेटा? कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर्स को लेकर के। कॉटन टेक्सटाइल मिल
मिल वर्कर्स की स्टार्ट हुई। और कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर, कॉटन टेक्सटाइल के जो वर्कर थे, कॉटन इंडस्ट्रीज के जो वर्कर थे, उन्होंने ये डिमांड स्टार्ट किया, दे डिमांडेड दैट नाउ द पेमेंट ऑफ वर्कर्स शुड बी इंक्रीज बिकॉज बाय दिस पेमेंट विच इज प्रोवाइडिंग बाय द इंडस्ट्रीज एसोसिएशन या इंडस्ट्रीज ओनर्स, दिस इज नॉट इनफ फॉर अस, इट इज हार्डली इनफ टू arrangement our basic needs, but it is not enough for to fight disease just like as a plague। तो इस वजह से उन लोगों ने बेटा डिमांड करना स्टार्ट कर दिया कि हमारे पेमेंट को बढ़ाया जाए, और हमको जरूरत है पेमेंट की, ज्यादा जरूरत है पेमेंट की, क्योंकि इस वायरस से हमको अपने फैमिली को बचाने के लिए, हमें अपने फैमिली को मतलब फैमिली को सेव करने के लिए वी आर रिक्वायर्ड मच मोर मनी। दैट्स व्हाई द रीजन द वर्कर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल स्टार्टेड टू स्ट्राइक अगेंस्ट द ओनर्स। समझ में आया बच्चों? तो अब ये मोमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि ये मोमेंट क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये कॉटन टेक्सटाइल, इसे क्यों कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर्स का मोमेंट कहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है, इसे कॉटन टेक्सटाइल का मिल वर्कर्स का मोमेंट इस वजह से कहते हैं क्योंकि कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर्स के थ्रू स्टार्ट किया गया था, और इसका पर्पस था टू इंक्रीज द पेमेंट, क्योंकि द पेमेंट विच वाज प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स वाज नॉट इनफ फॉर द कंडीशन टू हैंडल द कंडीशंस क्रिएटेड बाय द प्लेग वायरस। समझ में आया बच्चों? तो इस वजह से अब ये कॉटन, तो जब वहां पर बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट अग्री नहीं हो रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट अग्री नहीं हो रही थी इस बात को लेकर के कि कैसे पेमेंट बढ़ा दिए हम आपका, और जानते हो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का टारगेट ही था कि एक्सप्लॉयटेशन, कम से कम पेमेंट देकर के ज्यादा से ज्यादा वर्क कराना और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना, ये तो उनका टारगेट ही था। तो इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट बेटा किसी भी एंगल में अग्री नहीं हो रही थी। कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर्स बेटा, कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर्स, कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर जो थे बेटा वो चले गए हड़ताल में, स्ट्राइक में चले गए बेटा। कहाँ चले गए? स्ट्राइक में चले गए, स्ट्राइक में चले गए। क्यों स्ट्राइक में चले गए? क्योंकि उनको उनका पेमेंट जो था दैट वाज नॉट इनफ, एंड उससे कंडीशन सिचुएशन बैड से बैडर होती चली जा रही थी, वर्ष से वर्स्ट होती चली जा रही थी, वर्ष से वर्स्ट होती चली जा रही थी। तो रिजल्ट क्या था कि वो लोगों ने बेटा हड़ताल कर दिया कि अब हमको हमारे पेमेंट को बढ़ाया जाए। और जब हड़ताल कर दिया बेटा तो वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट हार्ड मतलब थोड़ा उसने मतलब स्टिकनेस दिखाया और लोगों को जबरदस्ती प्रेशराइज के अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। गांधी जी को बेटा जब ये बात पता चली तो गांधी जी ने कहा अरे हमारे होम स्टेट में ऐसा हो रहा है, गुजरात में हम तो बिल्कुल इस चीज को फेस करेंगे भाई, हम तो बिल्कुल इसके खिलाफ में जाएंगे। और गांधी जी बेटा पहुंच गए अहमदाबाद। अब अहमदाबाद में जो मोमेंट हुआ उसी को हम लोग कहते हैं अहमदाबाद मोमेंट। अब इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं कि अहमदाबाद मोमेंट में हुआ क्या। गांधी जी जब पहुंचे बेटा, तो गांधी जी जब पहुंचे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि बाकी दो मैटर तो अलग थे लेकिन ये तो पैसे का मामला था, और पैसे के मामले के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्री हो नहीं रही थी कि हम पेमेंट बढ़ाएं। और यह जो एसोसिएशन ऑफ द टेक्सटाइल वर्कर्स थे, टेक्सटाइल थे मिल था, वो एग्री हो नहीं रही थी। इस वजह से गांधी जी ने कहा कि अगर मिल ओनर्स ने, मिल मालिकों ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पेमेंट नहीं बढ़ाया तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगा। और इस तरीके से बेटे गांधी जी ने पहली बार इंडिया में भूख हड़ताल किया। कहां पर? अहमदाबाद मोमेंट में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, तुम लोगों के लेवल पे नहीं, ये कंपटीशन लेवल पे बनता है कि गांधी जी ने सबसे पहले इंडिया में भूख हड़ताल कौन से मोमेंट में किया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना कि गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल जो किया बेटा वो अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर के सपोर्ट में भूख हड़ताल ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, तो द हड़ताल टिल द स्टारवेशन तक मैं हड़ताल करता रहूंगा। और इस तरीके से बेटा गांधी जी ने कहा कि अब आपको पेमेंट बढ़ाना ही पड़ेगा। और अब इसमें कंट्रोवर्सी क्या आएगी बेटा, किसी किसी बुक में कहा जाएगा कि 35% का इंक्रीमेंट वो चाहते थे, और किसी बुक में कहा जाएगा 25%। में सरस्वती बुक में देखोगे तो कहा जाएगा 25%, और एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो कहा जाता है 35% का इंक्रीमेंट चाहते थे, वो 35% का इंक्रीमेंट चाहते थे, ये ऐसा कहा जाएगा एनसीईआरटी में। और तुम्हारी बुक में जो एनसीईआरटी वो 35% इंक्रीमेंट की बात करता है, और जो सरस्वती वाली बुक है उसमें कहता है कि 25% के इंक्रीमेंट की बात की गई। अब ये कंट्रोवर्सी हम देख लेते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि अब आपको तो ये पेमेंट करना ही पड़ेगा, हम इसके लिए भूख हड़ताल कर देंगे, लेकिन हम कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर के सपोर्ट करेंगे और उनकी डिमांड एकदम लीगल है। दैट्स व्हाई द रीजन आई विल स्टार्ट द स्ट्राइक टिल द स्टारवेशन। मैं भूख हड़ताल करूंगा लेकिन मैं बिना पेमेंट बढ़वाए आपको नहीं छोड़ूंगा, नहीं मानूंगा। तो बेटा
अब वहां पर एक इंपॉर्टेंट नेम आता है अनसुईया साराभाई नाम की एक लेडी का, एक इंडस्ट्रियलिस्ट लेडी का नाम आता है जो कि इंडियन थी, और एक नाम आता है अंबालाल साराभाई का नेम। तुम्हारी बुक में सब दिया नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं कि ये बेटा पूरा का पूरा इंटायर मोमेंट हम पढ़े, तो वहां पर बेटा आता है नाम, एक नाम आता है अंबालाल साराभाई और एक आता है अनसुईया साराभाई। तो अनसुईया साराभाई जो थी बेटा वो अंबालाल साराभाई की बहन थी। अब बेटा और अंबालाल साराभाई के लड़के का नाम था बेटा विक्रम साराभाई, और विक्रम साराभाई के बारे में हम तुमको बताते चले, थोड़ा डीप स्टडी करते रहो, मजा आती रहेगी। तो विक्रम साराभाई बेटे वही बंदे थे जिन्होंने इसरो बनाया है, जिन्होंने इसरो का एस्टेब्लिशमेंट किया है, इंडियन स्पेस सेंटर जो बना है बेटा इसरो जिनका हेड ऑफिस कहाँ पर बेटा हैदराबाद, ये आंध्र प्रदेश के पास में जो हेड ऑफिस है, जो एक आइलैंड में है, उसको बेटा जहां पे हम स्पेस सेंटर हम बोलते रहते हैं, PSLV ने आज इस वाले सैटेलाइट को लॉन्च किया। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का भी हम लोगों ने सुना था, लैडर क्या कहते हैं हमारा मून में गया था, ऐसा करके तुम लोगों ने सुना होगा, अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते होगे तुमने पता सुना होगा, लैडर उल्टा गिर गया जिसके वजह से डिस्ट्रॉय हो गया, बहुत दिन तक उसको ढूंढा जाता रहा, ऐसा सुने होगे। तो ये सारे वर्क बेटा हमारा कौन करता है, स्पेस एजेंसी करती है, जिसे हम इसरो कहते हैं, और इसरो का फॉर्मेशन फाउंडेशन बेटे विक्रम साराभाई ने किया था। और विक्रम साराभाई कौन थे, अंबालाल साराभाई के लड़के थे, और अंबालाल साराभाई की बहन थी अनसुईया साराभाई। वो जाके बेटा गांधी जी से मिली और गांधी जी से कहा, अरे आप इतने बड़े लीडर होकर के आप क्यों इतनी बड़ी हड़ताल कर रहे हैं, आप भूखे बैठे हैं, आप जाइए खाना खाइए, और हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट थी, उन्होंने कहा हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से आपका जो डिमांड है इंक्रीमेंट ऑफ द लेबर्स वो हम पूरा कराएंगे, ठीक है। और इस तरीके से गांधी जी ने अनसुईया बेन के कहने पर अपनी भूख हड़ताल को वापस किया, और बाद में बेटा प्रॉमिस तो का डिमांड तो की गई 35% इंक्रीमेंट के बारे में, लेकिन बेटा वो डिमांड पूरी की गई केवल 25% इंक्रीमेंट। तो इसी वजह से कंट्रोवर्सी आ जाती है, किसी बुक में देता है 35% का इंक्रीमेंट और किसी बुक में देता है 25% का इंक्रीमेंट। तो ये कंट्रोवर्सी याद रखना, डिमांड की गई थी 35% के इंक्रीमेंट के बारे में, किसके थ्रू, गांधी जी के थ्रू एज वेल एज कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर्स के थ्रू, लेकिन फुलफिल कितने परसेंट की गई, केवल 25% की डिमांड को फुलफिल किया गया। और इस तरीके से बेटा ये मोमेंट खत्म हुआ, जब उनकी डिमांड पूरी हो गई तो इस मोमेंट को कर दिया गया खत्म। यही मोमेंट कहा जाता है कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर्स का मोमेंट, या इसी को हम लोग कहते हैं अहमदाबाद मोमेंट, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि अहमदाबाद मोमेंट क्या था, व्हाट वाज द मोमेंट ऑफ अहमदाबाद, या अहमदाबाद मोमेंट या कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर्स मोमेंट इसे क्यों कहा जाता है। तो आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन फॉर्म ऑफ, मैं आपको लिखने के टाइम में बताता हूँ कि इसे लिखना कैसे है। तो जब गांधी जी, एज वी नो दैट वेरी हार्ड टाइम्स was created, generated in the Ahmedabad, which is also considered as a Manchester of India because of the plague virus, and it has increased very much, and people started to die. So many people started to demand, the workers especially who was working in the cotton textile industries started to demand to increase their payment, but British government was not agree to increase the payment. That's why the reason they started to strike, and to support them, when Gandhiji heard about this moment, then Gandhiji reached in Ahmedabad, and he also supported to the cotton textile mill workers that their demand is completely legal. That's why British government should increase the payment of the cotton textile mill workers. गांधी जी ने डिमांड बोल किया, और मैंने बताया कि वो भूख हड़ताल में बैठ गए थे। तो बाद में इस मैटर को सेटल किया गया, और सेटल करने वाले लोगों में से मेन नाम आते हैं अंबालाल साराभाई और अनसुईया साराभाई, दोनों भाई बहन थे और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उनके बारे में मैंने बताया कि उनके लड़के का नाम था विक्रम साराभाई, जिन्होंने इसरो की फाउंडेशन किया था, इसरो बनाया था, इसरो एस्टेब्लिश किया था, तो वो विक्रम साराभाई थे। तो इस तरीके से इन लोगों के मतलब बीच में आ जाने से, और ये एक मीडिएटर का काम किया गवर्नमेंट और गांधी जी और कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर के बीच में, और इनके थ्रू फिर बेटा 25% का इंक्रीमेंट मिला। तो ये कंट्रोवर्सीज आप बिल्कुल
समझ लीजिए, क्लियर कर लीजिए कि डिमांड 35% की हुई थी लेकिन फुलफिल 25% की गई। तो ये भी बेटा मैथ में खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। अभी आप उठा के पिछले पेपर, आप बेटा पिछले 5 साल का पेपर उठा के देख लीजिए, इन 3 में से 4 साल तो श्योर है कि इन 3 में से एक आपका मैथ में रखा होगा कि अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर्स। तो द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड द मूवमेंट इन द सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर। तो आपको लिखना होगा बेटा अहमदाबाद एंड शो करना होगा इन गुजरात। तो बच्चों इस तरीके से तीनों मोमेंट हुए। आगे की क्लासेस को हम कंटिन्यू रखेंगे और आगे हम क्लास लेते रहेंगे। ओके, तो आप थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपकी सोशल की क्लास तो नहीं चलेगी। आफ्टर दैट मेरे वीडियोस आएंगे और उसमें फिर हम गांधी जी के बारे में मेन 4 टॉपिक पढ़ेंगे। आप लोग अपने दोस्तों को मोटिवेट करते रहिएगा बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखें, क्योंकि मानते हैं कि बेटा वर्चुअल स्टडी है लेकिन टीचर बहुत मेहनत करके आप लोगों को ये वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग इसे इतने हल्के मत लीजिएगा, अपने फ्यूचर को खिलवाड़ मत करिएगा। और इस हार्ड टाइम में भी आपको अपने फ्यूचर की केयर होनी चाहिए। दैट्स व्हाई कंटिन्यू टू सी ऑल द वीडियोस प्रोवाइडेड बाय ऑल द टीचर्स।